नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। मैं प्रवीण चोपड़ा और आज हम ऐसी शख्सियत से बात कराएंगे जो कि समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बीड़ा उठाया कि आज जो कॉलेज है वो एक वट वृक्ष बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की तरफ उन्होंने आगे बढ़ाया है और हमारे साथ में हैं श्रीनिवास गुप्ता जी, जो कि बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान हैं और उन्होंने बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज बहुत ही गर्व की बात है कि सन 2025 में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उनसे जानते हैं किस तरह का दौर रहा और क्या राजनीतिक दौर उनके लिए रहा, कितना लंबा सफ़र रहा। जी राम राम साहब। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपको शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि भाई 5 कन्याओं से जो है आपने प्रारंभ किया और बुज़ुर्गों ने, और आज आपने वट वृक्ष के तौर पे जो है उसको। हमारा अपना परिवार शुरू से ये मानता रहा है, शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता और शिक्षा भी विशेष तौर से कन्याओं की हो तो सोने पर सुहागा है। हमारे दादाजी लाला नंद किशोर जी, हमारा इस्माइला गांव है सांपले के पास, उसमें दादाजी के नाम से हमारे पिताजी ने और पूरे परिवार ने लाला नंद किशोर गवर्नमेंट सीनियर स्कूल की बिल्डिंग बनाकर सरकार को डोनेट की थी। इसी कड़ी में हमारा परिवार 1958 में बहादुरगढ़ आया, तभी से बहादुरगढ़ शिक्षा सभा की संस्थाओं से जुड़ गया। दान देना, सहयोग करना, समय देना। हमारे दादाजी ने शुरू में इस संस्था को बहुत बड़ा सहयोग दिया था, लाला नंद किशोर जी ने। फिर लाला नारायण दास जी हमारे पिताजी ने बहुत लंबे समय तक इस संस्था से जुड़े रहे, लेकिन कोई पद नहीं लिया। 1991 में मुझे समाज ने बहादुरगढ़ शिक्षा सभा का महासचिव बनाया और 1995 में मुझे प्रधान की जिम्मेवारी मिली और इस कार्यकाल में संस्था को बहुत ऊंचाई मिली। बिल्डिंग लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फुट नई बिल्डिंगें बनी, 4200 गज ज़मीन बढ़ी और नए कोर्सेज बढ़े। पीजी क्लासेज आई 6 और बीसीए आई। स्कूल के अंदर साइंस स्ट्रीम का हम जोड़ रहे हैं और एमएड आई। तो ये संस्था, मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत पावन और पवित्र ढंग से चल रही है। जो संस्था आपने नाम जो चला, उस संस्था का नाम काफ़ी पूरे हरियाणा में पॉपुलर है। चाहे हम बात करें वैस प्राइमरी स्कूल की, चाहे हम बात करें वैस शिक्षण महिला महाविद्यालय की, चाहे वैस कन्या महाविद्यालय की। तो इतना बड़ा दौर यहाँ तक पहुँचने में किस तरह से देखते हैं? स्पेशल और प्रधान आपको लगातार 30 साल। मैं प्रधान जरूर हूँ, लेकिन बिना टीम के काम नहीं होता। और मेरा एक और मानना है, जो प्रधान अपने आप को अलग से प्रधान मानता है वो टीम को नहीं चला सकता। टीम में जिम्मेवारी लगी है, कोई प्रधान है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है, सब भाई हैं और मिलकर काम करने का ही नाम टीम है। और इसमें सबकी मान्यता होनी चाहिए, सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबकी बात पर गौर होना चाहिए। इसी भावना के साथ ये संस्था चल रही है। संस्था की जो तरक्की होती है वो अच्छी टीम से ही होती है और उस अच्छी टीम का ये परिणाम भी है
कि पिछले 10 चुनाव हुए हैं, 3 साल में चुनाव होता है। हरियाणा प्रदेश में सोसाइटी एक्ट है, बड़ा सख्त है वो, उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके तहत चुनाव होते हैं, लेकिन 10 चुनावों में 2 बार तो चुनाव हुआ है, 8 बार सर्वसम्मति हुई है। तो ये समाज का हमारे प्रति जो प्यार और विश्वास है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे समाज का और अपनी टीम का। तो इसलिए हम मिलजुल के बहादुरगढ़ के लगभग 50-60 हमारे परिवार हैं जो इस संस्था से तन मन धन से जुड़े हैं, और वो बहुत ही उच्च विचारों के साथी हमारे सभी, क्योंकि ये कन्याओं की संस्था है। इसमें पावन पवित्रता, ऊंची सोच बहुत ज़रूरी है। और हमारी संस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज तक कोई भी बात इस तरह की नहीं हुई है जिससे संस्था को कहीं पर पलक झपकनी पड़े, कहीं पर उस पर उंगली उठे। और हर दायरे में, पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रशासनिक ऑफिस हो, वहाँ हमारी संस्था को बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाता है। और जहाँ भी काम संस्था के होते हैं वहाँ दरवाजे हमें खुले मिलते हैं। और इस संस्था का एक और बात है, इसी भाईचारे के कारण हमारी संस्था में कभी सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठा है जी। हमारे चारों तरफ, चाहे रोहतक का वेस्ट कॉलेज हो, रोहतक का जाट कॉलेज हो, रोहतक का गौड़ कॉलेज हो, झज्जर का महाराजा अग्रसेन कॉलेज हो, छोटी सी हमारी धर्मशाला महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के नाम से थी, इसका भी बहुत लंबे समय तक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। चौधरी छोटूराम धर्मशाला में भी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन चारों तरफ जो हम देखते हैं, तो भाईचारे का जो मंत्र है हमारा काम करने का, उससे यहाँ कोई सरकारी प्रशासक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे ट्रस्टियों द्वारा चुना हुआ मैनेजमेंट ही कार्य करता है। और भविष्य की हमारी योजनाएं हैं। भविष्य में हम इसमें नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल का निर्माण करने जा रहे हैं। ये संस्थान, ये सोच कैसे आई सर इस तरह की? ये सोच ये आई कि कुछ बेटियों के लिए जो ऐसी कोर्स लाया जाए जहाँ पर सर्विसेज ज़रूर मिल जाएं। बीएससी नर्सिंग का ऐसा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद बेटी को तुरंत नौकरी मिलेगी। और हम बेटियों की शक्ति को, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। और इसी के तहत ये नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से कॉलेज बनेगा। हम जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वैशाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल माड़गोदाम रोड पर, उसको 2026 से हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से हटाकर सीबीएसई के तहत चालू करेंगे। 2026 में जो एडमिशन होंगे वो सीबीएसई के लिए होंगे। तो इस तरह का बदलाव हम करने जा रहे हैं। और आगे भी जैसा भी समय होगा, ये संस्था और आगे तरक्की करेगी। और जहाँ तक और बातों की बात है, हमारे क्षेत्र में चाहे बहादुरगढ़ हो, दिल्ली हो, एनसीआर में पूरे में बड़ा भारी जो ये हवा ख़राब है, यूकेआई एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ऊंचा है, जिससे शरीर पर गलत असर पड़ सकता है। हम इससे बचकर रहें।
राजनीति सफर में कम नहीं रहा है सर का। आइए जानते हैं राजनीति सफर के बारे में। सर सबसे पहले जैसे आप राजनीति में आए तो आपको जब आप स्टूडेंट थे मैं कैसे आना हुआ था? मैं 1978 से राजनीति में से जुड़ा हुआ हूँ। किस तरह हमारे से जुड़ना हुआ सर? क्या क्या वो रहा कि आप जुड़ने पर? हमारे एक पार्टनर थे मेरे, चौधरी फूसाराम जी, जी जो 4 दफ़ा विधायक भी बने नारनौल से और मेरे पार्टनर रहे हैं। तो उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से संपर्क था। तो दुकान पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनसे मिलने आते थे, तो मैं भी वहीं होता था। तो मैं भी उनसे अच्छी तरह से जुड़ गया चौटाला साहब से। चौटाला साहब से मेरा अच्छा जुड़ाव हुआ और 1982 में 1978 में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 25 वर्ष का था। तो 1982 में चौटाला साहब मुझे बहादुरगढ़ की एमएलए की टिकट दे रहे थे। उन्होंने कहा भी तुझे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी मेरे पास पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, मेरे पिताजी चले गए, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, आप जिसको लड़ाओगे मैं मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा भी मैं तो तेरे को ऑफर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं कहा जी मेरी मजबूरी है। तो मैं 1982 का चुनाव में मदद की चौटाला साहब की। चौटाला साहब के साथ मैं बहुत रहा। 1982 में जब आप जुड़े मैं 1978 में ही जुड़ गया तो था। 78 में जुड़े जब आप तो हाँ। कौन सी पार्टी से जुड़े आप? मैं शुरुआत कैसी हुई? चौधरी देवीलाल की जो पार्टियां थी वो लोक दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता, इस तरह की पार्टियां रही। फिर आखिरी में 2000 में इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना हुई थी। तो 1982 के बाद मैं उनसे जुड़ता रहा। फिर उन्होंने मेरे को संगठन में महासचिव बनाया प्रदेश का। और जब सरकार आई 89 में, तो मुझे इसका कांग्रेस में कैसे जुड़ा हुआ और किस तरह से आप आगे? मैं बताता हूँ। पहले ये बता दूँ आपको, मैं इसका एक बोर्ड है, योजना बोर्ड, जी हरियाणा प्रदेश के योजना बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया गया था चौटाला साहब ने। और चौटाला साहब ने ये कहा था, मगा जी बोर्ड का मेंबर वगैरह तो मैं नहीं बनना चाहता। तो कहने लगे भी तू चिंता ना कर, मेरी कुर्सी के बराबर में तेरी कुर्सी मीटिंग में डलेगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया। और मैं फिर 2004 में 4 तक मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहा। 2004 में लोकदल की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से जी मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो जानते थे मुझे पहले से ही। तो कहने लगे भाई तू मेरे साथ आ जा, मिलकर काम करेंगे। मैं कहा जी मैं आ जाता हूँ। तो उनके आग्रह पर मैं यहाँ लोकल पॉलिटिक्स से परेशान भी था लोकदल की। तो मैं कितने सालों से आप कांग्रेस से जुड़े रहे? भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ 2004 में चला गया, मुझे 21 साल हो गए अभी। तो मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ आज भी और कांग्रेस में हूँ। और मुझे पीसीसी का डेलीगेट बनाया गया है, कन्वीनर भी बनाया था चुनाव का। और मैं कांग्रेस के लिए आज समर्पित हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में सबको साथ लेकर चल सकती है। इसका इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। और राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब जो मेहनत कर रहे हैं, जो ये नफ़रत का जो हवा फैलाई है बीजेपी वालों ने, इसके प्रति लड़ाई लड़ी जा रही है। श्रीनिवास गुप्ता जी का जो है सफ़र, स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, पर किन्हीं कारणों से पीएचडी जो है वो कर नहीं पाए थे, लेकिन अब उन्होंने पीएचडी करी है 2025 में। क्या कुछ रहा है उनसे पूछते हैं सर। 2025 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला 30 मार्च को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मुझे मिली। मैं चुनाव में विजयी रहा। और
डॉक्टरेट की उपाधि, मानद उपाधि मुझे मिली है 2025 में ही। तो आपका मैं सपना भी रहा है कि मेरा सपना ये था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ठीक था, मेरी फर्स्ट डिवीज़नें आती रही और मैंने प्री मेडिकल की थी रोहतक के गवर्नमेंट कॉलेज से 1972 में, और मेरे को एमबीबीएस में एडमिशन मिलना तय था, मेरे अच्छे नंबर थे। लेकिन 72 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए। 15 अगस्त 1972 को हमारे दादाजी चले गए थे। तो पिताजी कहने लगे भाई मैं तो अकेला रह गया, तो मैं कहा जी मैं छोड़ देता हूँ डॉक्टरी, और मैंने पिताजी के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। और फिर मैंने इवनिंग कॉलेज बहादुरगढ़ से बीए की, और इवनिंग कॉलेज बहादुरगढ़ में मैं जब फाइनल ईयर में था तो वहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव भी हुआ था। वो चुनाव मैंने लड़ा था, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित हुआ था 1974 में। तो इस तरह का मेरा मोटा तौर से लाइफ है। और भी बारीकी है, मेरा जन्म इस्माइला गांव का है। मैं 3 क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। वहाँ चौपालों में क्लास लगती थी। एक चपाल थी, पचमेरियाँ वाली चपाल बोलते थे, उसमें पहली और दूसरी की क्लास लगती थी। एक खोड़ा वाली चपाट बोलते थे, उसमें तीसरी और चौथी की क्लास लगती थी। और जब दोनों चौपाड़ों में शादियाँ में बारात आ जाती थी तो हमारे को खेतों में बिठा देते थे, पेड़ों के नीचे। वो पढ़ाई भी की है, वहाँ पीने का पानी था, नीचे फर्श था। तो इस तरह का लाइफ हमारा शुरू हुआ। लेकिन वो लाइफ मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो ऐसा अनुभव रहा, उसको याद करके अब मेरे को बड़ा ऐसा लगता, अनुभूति होती है सुखद, कि मैं एक ज़मीन से जुड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहुत अच्छी पढ़ाई रही, बहुत अच्छा बिजनेस रहा। मैंने टिम्बर का इंपोर्ट भी किया है मलेशिया वगैरह से, और अब कॉलोनियाँ भी काटी हैं दिल्ली में, हरियाणा में, और कई तरह का बिजनेस रहा। टिम्बर का बिजनेस बहुत रहा मैं बहादुरगढ़ दुकान पे मेरी सेल बहुत भारी होती थी, लोग मुझको बहुत अच्छा मान के, मेला लग जाता था दुकान पर ग्राहकों का। तो इस तरह का लाइफ रही है, पूरी लाइफ बढ़िया रही है। एक ही बात खराब हुई, 2018 में मेरा बेटा चला गया। तो इस किस्म की बातें रही हैं। मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। हर आदमी की, आपका प्रयास ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं समाज की सेवा कर सकूं। समाज की, हर आदमी की, गरीब की, ज़रूरतमंद की कैसे सेवा हो, ये सोच रहती है। आज रात को भी मैं सोच रहा था, क्योंकि सर्दी में रोडों पर लोग लेटे रहते हैं, तो उनको करेंगे कुछ। अब मेरे विचार में है कि 2-4 दिन में कंबल या रजाई वगैरह जितनी हमारी क्षमता होगी हम भेंट करेंगे सबको। क्योंकि ये जो पैसा होता है ये किसी एक का नहीं होता, ये साझला होता है। जिसको ज़रूरत होती है उसको ये जाना चाहिए। ये है मेरी सोच, ये है। पीएचडी तक जो आपने यहाँ तक पहुँचने में कितना सफ़र आपने तय करना पड़ा, और कितना जो है यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको कैसा लगता है अब आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गए हैं? देखो बात ये है, सम्मान जो होता है उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे मेरे जो लाइफ का, एजुकेशन से जुड़ने का, जो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने काम किया है समाज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने मेरा नाम उसमें सेलेक्ट किया और मुझे ये सम्मान दिया। देखो ऐसा है कि जीवन में जो आदमी ठीक रास्ते पर चलता है, मेरा ये भी अनुभव है, उसका देर सवेर उसका सम्मान होता है। समाज एक बड़ा भारी परख करने वाला एक संस्था है। उसमें कोई आदमी चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर समाज को पता रहता है, उसे छुपा नहीं रह सकता। और समाज को किया हुआ काम धोखा नहीं देगा, समाज धोखा नहीं देगा, रिश्तेदार धोखा दे देगा, भाई धोखा दे देगा, बाप धोखा दे देगा, बेटा धोखा दे देगा, समाज धोखा नहीं देता।
समाज के लिए किया गया काम आपको उसका रिवार्ड मिले ही मिलेगा। ये समाज की खासियत है। तो मैं सबको यही कहता हूँ, समाज के लिए, गरीब के लिए, ज़रूरतमंद के लिए तैयार रहना चाहिए जो अपने से हो सके। तमाम आप उनको पोस्ट मिली, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो या आप अग्रवाल वैश्य समाज के उसमें जुड़े। मैं अग्रवाल वैश्य समाज का हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हरियाणा प्रदेश के सब जिलों में मैं जाता रहा हूँ। और हरियाणा अग्रवाल वैश्य समाज जो है ना, वो एक ऐसा संगठन है जिसकी स्टेट की कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, जिसका हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधान है, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका संगठन है, हर ब्लॉक में संगठन है। तो बहुत संगठन के हिसाब से अग्रवाल समाज की और कोई संस्था इतनी सक्रिय नहीं है। हमारे 1 लाख के करीब आजीवन सदस्य अग्रवाल वैश्य समाज के। तो मैं अग्रवाल वैश्य समाज से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से ये बना है तो 17 साल हो गए इसको बने हुए, अग्रवाल वैश्य समाज को। तो समाज से जुड़ना, एजुकेशन से जुड़ना और अपने विचारों को, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना तो पेट पालते ही हो, लेकिन आपने समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस के अलावा इतना समय कैसे देते हैं आप समाज के लिए? जहाँ आपको बुलाया जाता है, आप वहाँ 100% मिलते हैं, 100% हाज़िरी लगाने का काम करते हैं। ऐसे ही समाज में अनेकों काम आपने किए हैं जो एक उदाहरण पेश हैं। बात ये है कि जब आदमी समाज से जुड़ता है तो प्रभु उसकी रक्षा करता है, तो बिजनेस भी चलाता है वो। उसका आशीर्वाद जो है ना, हर जगह फलीभूत होता है। तो उसको और समाज के लिए कार्य बताऊँ, गौशाला मानोटी से हम जुड़े रहे हैं। वहाँ बारिक बनवाई है हमने अपनी दादी जी के नाम से। हमारी दादी, मेरी दादी मानोटी गाँव की थी, तो उनके नाम से ही वहाँ बारिक बना के दी है हमने गौशाला में। और जो इंदिरा मार्केट है उसके सामने जो पार्क है, उसमें माता जी की याद में, पिताजी की याद में हमने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाई और उससे महाराजा अग्रसेन पार्क का नाम हुआ। तो और गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें लाला नारायण दास द्वार भी उनकी याद में बनाया गया। तो हमने मातन हो या कहीं कई गाँव में, मतलब ये है, इस्माइला गांव में तो बहुत ज़्यादा मेरा अपना नेटिव लैंड है। तो बहुत काम करने का मौका दिया परमात्मा ने। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि एक बारी ब्रेक आपको मिला कि जब आपके लड़के जो है संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए थे, तो उनकी याद में आपने एक अनुज स्मृति के नाम से एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें कन्याओं को जो है सम्मानित किया जाता है। तो किस तरह से अगर होता है और क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? बेटे के जाने के बाद बहुत तकलीफ तो होती ही है। तो बेटे का नाम रहे तो हमने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, अनुज गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के नाम से। तो उसके तहत जितने चंदे हम देते हैं अब वो उस सोसाइटी से, अनुज गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के नाम से ही देते हैं। और 7 जनवरी को बेटे का जन्मदिन होता है हर साल। तो हम 2019 को तो हम नहीं मना पाए बड़े, तो 2020 से हमें 7 जनवरी को जो वैश्य कन्या पाठशाला रेलवे रोड पर है, वहाँ की बालिकाएं हैं छोटी, उनको किताबें, कपड़े, जूते, जुराब, खाना जो भी होता है वो जो प्रिंसिपल एडवाइस करती है उस हिसाब से देते हैं। और बाकी जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, बीएड एमएड के बच्चे हैं और जो फर्स्ट बच्चे हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। और इस तरह से अनुज बेटे की स्मृति को याद रखने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं संस्था का बहुत आभारी हूँ जो हमें ये मौका देते हैं वो।
और बेटे की स्मृति होने से मुझे कुछ राहत मिलती है। तो ये सारा जीवन का है और विपरीत हालात भी आते हैं इस जीवन में, मेरे में जी भी जी आए हैं, जी लेकिन आदमी को हिम्मत रखनी चाहिए। हर रात के बाद दिन आता है और आप ठंडे रहो, समय ज़रूर बदलता है, तो खराब समय सदा नहीं रहता। जी। तो इस विश्वास पर आप आगे बढ़ते रहो और आप कामयाब रहोगे ज़िंदगी में, मेरा तो यही अनुभव है। मैं आज इस बाइट में, बहुत लंबी बाइट मेरी आज हुई है, तो आप सबका बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और मेरे जीवन से अगर कोई बात सीख सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अनुज स्मृति जैसे कि हर साल 7 जनवरी को मनाया जाता है और काफ़ी लंबा समर जो भादरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने जो किया, समाज से क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है और अभी लगातार उनका सफ़र जारी है। आज हमने बात की भादरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी से जानकारी ली। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।